एक सर्दी से भरी सुबह दो भाई विक्रम और अर्पित हिमाचल प्रदेश के एक शांत हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे, जहां के ऊंचे पहाड़ और बर्फ से ढके रास्ते किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते थे। दोनों भाई शहर की हलचल से दूर शांति और सुकून की तलाश में यहां आए थे। विक्रम बड़ा भाई था और हमेशा शांत रहता था। वो एक प्रैक्टिकल इंसान था जो किसी भी ऐसी वैसी बात को ज्यादा महत्व नहीं देता था। वहीं अर्पित छोटा था और काफी चंचल और उत्साही था। वो हमेशा नई जगहों पर घूमने और नई बातें जानने के लिए तैयार रहता था। दोनों का इरादा था कि वे इस हिल स्टेशन पर कुछ दिन आराम करेंगे और फिर वापस लौटेंगे। तो जैसे ही वे हिल स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने एक छोटे से होटल में एक कमरा लेने की सोची। होटल के मालिक ने उन्हें एक डरावनी चेतावनी दी। लगता है आप यहाँ नए हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जगह थोड़ी अजीब है, उसने कहा। इस हिल स्टेशन में कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती रहती है, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा। और हाँ, रात में दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके सोना। विक्रम ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस जगह में? तो होटल के मालिक ने कहा, लोग कहते हैं यहाँ एक चेटकिन है, एक ऐसी डायन जो रात के समय इंसानों के पैरों के अंगूठे से खून चूसती है और तब तक चूसती है जब तक वो मर नहीं जाता। कई जाने गई है यहाँ। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना आपके साथ घटे, इसलिए हम आपको पहले से सतर्क कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर विक्रम हंसी में बोला, ये तो एक पुरानी लोक कथा होगी। लेकिन अर्पित के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो सोचने लगा कि क्या ये सच है? क्या वो चेटकिन असल में यहाँ कहीं है? अब ये सब सोचते हुए वो रात गुजर गई। उस रात कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ, तो उन्हें वो सब कहानी ही लगी। फिर अगले दिन दोनों भाई जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। घने पेड़ों और बर्फीले रास्ते से गुजरते हुए अर्पित ने देखा कि कुछ दूर पर एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी, जो पूरी तरह से लावारिस से दिखती थी। विक्रम भैया, आप वो देख रहे हो? अर्पित ने विक्रम को कहा। वो झोपड़ी कहीं पुरानी लग रही है। लेकिन विक्रम ने नजरें घुमाई और कहा, कोई खास बात नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अर्पित का मन नहीं मान रहा था। वो देखना चाहता था कि उस झोपड़ी में क्या है, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। इसलिए अर्पित को उनकी बात मानकर जाना पड़ा। फिर उसी रात अर्पित को नींद नहीं आ रही थी। विक्रम गहरी नींद में सो रहा था। घड़ी की टिक टिक की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अर्पित के मन में चेटकिन की ही बात चल रही थी। तभी उसे कमरे में एक अजीब सी खटर पटर सुनाई दी। वो डर गया और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो अचानक से उसे लगा कि उसने खिड़की के बाहर एक साया देखा है, जो अंधेरे में इधर से उधर घूम रहा था। तो उसने डर के मारे खड़बड़ी में विक्रम को जगाया। विक्रम भैया, बाहर कुछ अजीब हो रहा है, देखो बाहर, अर्पित ने घबराए हुए स्वर में कहा। विक्रम उठ गया और उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तो उसने कहा, मुझे लगता है कि ये सब तुमने डर के मारे देखा है। मुझे पता है तुम उस चटकिन वाली कहानी पर विश्वास कर बैठे हो, लेकिन ये सच नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। पर अर्पित का मन नहीं मान रहा था। उसकी आंखें अभी भी खिड़की के बाहर उसी साए को ढूंढ रही थी जिसे उसने देखा था। अब वो रात भी बीत गई। अगले दिन सुबह विक्रम और अर्पित फिर से उसी झोपड़ी की ओर बढ़े। लेकिन इस बार अर्पित ने सोचा कि मैं इस बार तो झोपड़ी में जाकर ही रहूंगा। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से एक अजीब सी गंध महसूस हुई, एक घिनौनी सी सड़न जो उनके नथुनों को परेशान कर रही थी। अर्पित ने कहा, भैया एक बार अंदर चलकर देखें। तो विक्रम ने सर हिलाया और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। दोनों भाई झोपड़ी में घुसे। यहाँ अंदर की दीवारें मटमैली और टूटी फूटी थी। एक पुराना पलंग रखा हुआ था जिसमें एक बिस्तर बिखरा हुआ था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था वहां। तभी अचानक उस झोपड़ी के कोने से एक तेज चीख सुनाई दी और दोनों भाई कांपते हुए उस तरफ पलट गए। तो उन्होंने देखा
कि सामने की दीवार पर खून से लिखा था, मैं आ गई हूँ। अर्पित तो बुरी तरह से डर गया, लेकिन विक्रम ने बोला कि ज़रूर ये किसी ने मजाक करने या लोगों को डराने के लिए लिखा है। फिर उसी रात को विक्रम और अर्पित अपने कमरे में थे, लेकिन अर्पित की नींद कुछ अजीब सी आवाज़ के कारण टूट गई थी। कमरे के बाहर एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। अर्पित डर के मारे कांप रहा था। उसने फिर से इस बारे में विक्रम को बोला, लेकिन विक्रम को यकीन था कि ये सब कुछ और कुछ नहीं बल्कि उसका वहम है। अब वो वापस से सो गया, लेकिन अर्पित की आंखों से डर साफ झलक रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं चेटकी ना गई तो, इसलिए वो रात भर सोया नहीं। वो रात भी जैसे तैसे बीत गई। अगले दिन अर्पित ने विक्रम से कहा कि भैया, मुझे अब एक दिन भी यहाँ नहीं रहना है, चलो घर चलते हैं। तो विक्रम ने बोला कि वापसी की टिकट 2 दिन के बाद है, 2 दिन के बाद चलेंगे, क्योंकि उससे पहले वापसी के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अर्पित के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो उसने खुद को समझाया कि बस 2 दिन और। उस दिन दोनों घूम फिर कर वापस होटल आए। उस दिन अर्पित को भी बहुत मज़ा आया, इसलिए वो चेटकिन वाली बात भूल चुका था। बहुत ज़्यादा थके होने के कारण उसे नींद भी जल्दी आ गई, लेकिन फिर रात के करीब 1 बजे के आसपास अर्पित को महसूस हुआ कि उसके पैरों में कुछ अजीब सा हो रहा था। उसने इधर उधर करवट ली, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे धीरे धीरे खींच रहा हो। अर्पित उठा और उसने अपनी पैर की ओर देखा। फिर उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, पर पैरों के पास उसे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद उसने कमरे में देखा, तो कमरे में भी कुछ नहीं था। तो इसके बाद वो सो गया, लेकिन फिर से उसको अपने पैर के अंगूठे में कोई सेंसेशन महसूस हुई। वो फिर से उठकर बैठ गया। उसने लाइट चालू की और चादर हटाकर देखा, तो उसे बिस्तर पर खून की कुछ बूंदें दिखी। ये देखकर अर्पित के होश उड़ गए। वो अपने बिस्तर से उठ गया और उसने अपने पैरों के अंगूठे को देखा, पर अंगूठे पर कोई चोट वगैरह नजर नहीं आई। उसने सोचा कि ये खून की बूंदें कहाँ से आई। अर्पित ने विक्रम को उठाया। विक्रम ने भी खून की बूंदें देखी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है वो निशान पहले से बिस्तर पर हो और उन्होंने ध्यान ना दिया हो, लेकिन अर्पित मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बहुत डर गया था। तो विक्रम ने कहा, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो हम सुबह दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। अर्पित मान गया, पर उसने फैसला किया कि वो सोएगा नहीं। वो रात में ना सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन थके होने के कारण उसकी आंख लग गई। अगली सुबह सबसे पहले अर्पित की ही आंखें खुली और उसने उठने की कोशिश की, पर अचानक से उसे चक्कर आने लगे और वो बिस्तर पर वापस गिर पड़ा। उसका सर भारी होने लगा और चीज़ें ब्लर दिखने लगी। तभी विक्रम उठा और उसकी हालत देखी उसने। अर्पित ने बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो विक्रम ने कहा कि आज कहीं नहीं जाएंगे, तू आराम कर, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ये कहकर विक्रम अर्पित को अकेला छोड़कर चला गया और अर्पित वापस से बिस्तर पर लेट गया। उसने लाइट भी वापस बंद कर दी, लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, वैसे ही उसे ऊपर पंखे में कोई औरत बैठी हुई नजर आई और उसने फौरन लाइट ऑन कर दी। पर लाइट ऑन करने के बाद वहां कोई नहीं दिखा। अर्पित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जैसे कि अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसने फिर से लाइट बंद कर दी और फिर से उसे पंखे पर वही औरत बैठी हुई नजर आई। वही औरत जो आपने थंबनेल में देखी। सोचिए, ऐसी भयानक औरत अगर आपको अपने कमरे के पंखे पर बैठी नजर आए तो क्या हाल होगा आपका। अर्पित की भी वही हालत हुई। उसने लाइट ऑन की तो वो औरत फिर गायब हो गई। अर्पित तुरंत बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के बाहर कदम रखा, उसका सिर फिर से चकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंख खुली, तब तक रात हो चुकी थी और तब वो अपने उसी कमरे में था। विक्रम उस वक्त भी वहां नहीं था, तो डर के मारे अर्पित चिल्लाने लगा। तभी विक्रम कमरे में आया और उसने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। तो अर्पित ने उसे सारी स्टोरी नैरेट की। अब विक्रम को इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, इसलिए उसने उसकी इस बात को भी वहम मान लिया। अर्पित बार बार बोल रहा था कि यहाँ सच में चेटकिन है, लेकिन विक्रम नहीं माना।
विक्रम ने उसे दवाई दी और दवा के असर से अर्पित को नींद आ गई। फिर विक्रम भी सो गया। उसी रात को करीब 2 बजे फिर विक्रम को कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ आई, तो उसने उठकर लाइट ऑन की और कमरे को स्कैन किया। कमरे में तो कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने अपने पैरों की ओर देखा तो उसे पता चला कि उसके अंगूठे में भी कहीं से खून की बूंदें आ गई थी। उसने चादर हटाकर देखा तो बिस्तर पर भी खून की कुछ बूंदें टपकी हुई दिखी। विक्रम भी अब अर्पित की तरह परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा कि तभी पलंग के नीचे से कुछ आवाज़ आई। विक्रम ने फिर पलंग के नीचे झांक कर देखा तो सामने का नज़ारा देख उसकी रूह कांप गई। जो औरत अर्पित को नजर आई वही औरत पलंग के नीचे लेटी हुई थी और उसकी पूरी जीभ खून से लाल थी। विक्रम उसे देखकर सुन्न पड़ गया। पसीने छूटने लगे उसके और वो औरत उसको देखकर मुस्कुराने लगी। फिर एकदम से उस औरत ने विक्रम पर झपट्टा मारने की कोशिश की, पर विक्रम बिस्तर से दूर हट गया और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर अर्पित जाग गया और उसने देखा कि विक्रम कैसे डर के मारे चीख रहा था। तभी होटल के स्टाफ आए और उन्होंने कमरे में नॉक किया, तो विक्रम तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए गया। स्टाफ ने पूछा कि आप चिल्ला क्यों रहे थे, तो विक्रम ने बताया कि पलंग के नीचे कोई है। अर्पित समझ गया कि उसने भी उस औरत को देख लिया है, तो विक्रम के पास जाकर वो खड़ा हो गया और स्टाफ ने पलंग के नीचे चेक किया, पर वहाँ कोई नहीं था। विक्रम और अर्पित की हालत खराब हो गई थी। विक्रम समझ गया था कि अर्पित जो कह रहा था वो सच है, इसलिए बिना देर किए हुए विक्रम ने उस होटल से चेकआउट कर लिया। ट्रेन की टिकट ना मिलने पर विक्रम ने बस से ही घर जाना सही समझा, क्योंकि अब वो उस एरिया में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। वो गिल्टी भी फील कर रहा था कि उसने अपने भाई की बात नहीं मानी, और ये सोचकर भी उसकी रूह कांप जा रही थी कि अगर उसकी जिद के चलते अर्पित को कुछ हो जाता तो क्या करता वो। लेकिन समय रहते उसने अर्पित की बात पर भरोसा कर लिया और फौरन अपने घर निकल गया। बस में सफ़र करते हुए घर पहुंचने के लिए उन्हें 12 घंटे का समय लगा, लेकिन आखिरकार वो सुरक्षित घर पहुंच गए और ये ट्रिप उनके लिए एक खौफनाक याद बनकर रह गई।